हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। टेट के लिए जो है मुझे लगता है काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी। 2-4 दिन हो गए हमें क्लास लिए हुए टेट की। तो अब जो है कि मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। यूपी टेट के प्रीवियसली जो आस्ड जो है पैसेजेस हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है पुराने टाइम को देखा जाए और अब नए टाइम को देखा जाए। नए टाइम में तो कम से कम 7-8 नंबर का पैसेज आता है, ठीक है। पहले 4 नंबर से 5 नंबर तक का पैसेज आता था। तो 30 में से मैं ये मान के चलूँ कि कितने नंबर का पैसेज हमारा है, तो 4 से 5 नंबर तो मिनिमम है ही है पैसेज के, है ना। तो 5 से 6 नंबर हमारी जरूर है पैसेज में। अब वो कितने नंबर का आ जाए वो चीज़ अलग है। लास्ट ईयर सबसे लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 8 नंबर का पैसेज आया था हमारा, 8 क्वेश्चन का पैसेज। तो ये पैसेज का एक बहुत बड़ा वेटेज है। अब हम पैसेज सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि किस लेवल का पैसेज आता है। हमने जब बुक खोली तो हमें इतना पता हो कि क्या अप्रोच हमारी जो है सॉल्व करने की होती है। पैसेज में पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने हैं और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने हैं, वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने हैं, या आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने हैं। पैसेज अगर आपको दिया गया है तो उसमें 5-7 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन किस टाइप के हैं, थोड़ा सा आपको एक्सपोजर लग जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैं पिछले 10 साल में, मतलब यूपी टेट के लास्ट जो 10 ईयर्स के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने भी पैसेजेस हमारे आए हैं मैं सभी आपके लिए लेके आया हूँ। और हम ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको निपटा लें। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ पहले क्या पूछा गया था सारी चीज़। अब यही है कि एक तरीका होता है कि मैं 30 नंबर का एक सेट करा दूँ, उसमें आपको थोड़ा हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर आपको जैसे पैसेज में दिक्कत है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। पैसेज के अलावा आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं सेक्शन वाइज जो है वीडियोस लेके आता रहूँगा। आने वाले दिनों में 8-10 दिनों में आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगी टेट के लिए, और छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी जिससे आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मुझे इस तरीके से जवाब देना है। काफ़ी हेल्पफुल वो आपके लिए होंगी। फिलहाल मैं जो है ज़्यादा बात ना करते हुए इसको शुरू करता हूँ, ठीक है। यूपी टेट की लास्ट 10 ईयर्स आज पैसेजेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शुरू करते हैं। भाई देखो, मुझे लगता है थोड़ा सा कलर 19 रह रहा है, लेकिन नहीं, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है, मुझे भी दिख रहा है, शायद आपको भी दिख ही रहा होगा। बढ़िया। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 बेस्ड ऑन इट। भाई ये पैसेज दे रखा है, इसको पढ़ना है और आंसर्स देने हैं साहब क्वेश्चन के। क्वेश्चंस कहाँ हैं साहब, ये रहे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। थोड़ा सा देखो, देखने में हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि एक पेज पे ही सारे पैसेजेस लाने जरूरी होते हैं। बार बार पेज पलटने में मुझे लगता है आपका कंसंट्रेशन भी खराब होगा। जैसे मान लेते हैं एक पेज पे एक क्वेश्चन होता है, फिर दूसरे पे जाना होता है, तो 5वें क्वेश्चन पे जाने के लिए और पैसेज को पढ़ने के लिए बहुत सारे पेजेस लेने पड़ते। तो मैं थोड़ा जूम भी कर दूंगा आपके लिए, लेकिन हाँ पिक्सल्स थोड़े ठीक कर लो, 720 पे चला के देख लेना तो साफ दिखेगा आपको। लेकिन मैंने कोशिश करी एक पेज पे ही सारे जो है ऑप्शंस आ जाएं तो बेहतर रहेगा। वही रीज़न मेरा रहा इस चीज़ को लेने का। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर जो है ये हमारा थोड़ा हमें दिख नहीं पा रहा है क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान इसमें, थोड़ा सा पैसेज में थोड़ा रहेगा 19-20 यार, क्योंकि जगह ज़्यादा घेरता है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, 1 to 5 की बात करते हैं। 1 तो क्या, देखो एक पैसेज दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो मैं अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो बहुत बार तो ऐसा होता है अगर तुम्हारे पास पेपर में टाइम नहीं है, सो यू हैव टू गो फॉर द क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तुम्हें नहीं पता, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म है और मेरे पास वैसे टाइट में टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, सो यू गो फॉर द क्वेश्चंस फर्स्ट, कि तुम क्वेश्चंस की तरफ जाओ। और क्वेश्चन की तरफ जाने के बाद देखो कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो ग्रामर वोकेबलरी से रिलेटेड हो और मुझे उसका सीधा मीनिंग आता हो। जैसे पहले क्वेश्चंस की बात करता हूँ, पहले क्वेश्चन में पैसेज से रिलेटेड बात कही गई है, टोटल टाइम कितना स्पेंड किया गया, तो वो चीज़ है। दूसरे में क्या कहा गया कि भाई सम वर्क इंक्रीज की बात करी गई है, पैसे से रिलेटेड है। पिलर बॉक्स का मतलब किससे है, एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स कहा गया है, तो पिलर बॉक्स किसके लिए कहा गया है, ये थोड़ी सी बात है। उसके अलावा आपसे पूछूं कि भाई ज़्यादा टाइम जो है कौन देता है, ये पूछा गया है। पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। तो अगर आप देखो 5 के 5 क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड हैं, 5 के 5 क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ग्रामर से रिलेटेड पैसेज में कुछ नहीं है, वोकेबलरी से रिलेटेड कोई खास पैसेज में कुछ नहीं है। एक ये पिलर बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ये भी वोकेबलरी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब पैसेज पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा कि पिलर बॉक्स किसे कहा गया है। तो मेरे हिसाब से 5 के 5 में कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में चाहो तो तुम पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, तुम्हें लगता है मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 2 मेथड होते हैं। अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तुम्हें पैसेज अच्छे से पढ़ के समझ में आता है, सो यू जस्ट गो फॉर द पैसेज। पहले पैसेज पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस लेके उस हिसाब से आंसर लगाते चलो, एक तरीका। दूसरा तरीका, तुम अगर कमजोर हो, तुम्हें लगता है यार मेरे से तो नहीं हो पाता पैसेज, या मुझे नहीं आता समझ में, तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन में गो थ्रू हो जाया करो। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन में गो थ्रू होते हो तो तुम्हारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि हाँ यार ये वाली जो चीज़ है
मेरे काम यहाँ आ सकती है। या जब तुम क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हो तो तुम्हारा दिमाग फिर उसी चीज़ को ढूंढता है पैसेज में कि यार ये वाली चीज़ यहाँ मिल सकती है मुझे। पिलर, जैसे तुमने पढ़ लिया पिलर बॉक्स, तो जैसे ही पिलर बॉक्स आएगा तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे कि यार पिलर बॉक्स के बारे में कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है नहीं। और जैसे और भी क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंट, तुमसे पूछ ले कि टोटल टाइम स्पेंट कितना है, किसका, एल्डर लेडी का, किस काम में, राइटिंग पोस्ट कार्ड में। तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि एक एल्डर लेडी होगी जो राइटिंग पोस्ट कार्ड का काम कर रही है, तो कितना जो है उसने टाइम लिया, ये तुमसे पूछ लेगा, ठीक है नहीं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे तो वो तुम्हें बताना है। तो क्वेश्चंस पढ़ते रहो। हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम, कौन जो है ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ने से कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें आंसर्स इजीली मिल जाते हैं, तो चाहो तो पहले ऑप्शंस पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, टेट में, सी टेट में, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा भारी पैसेजेस नहीं आते। मैं आपको सच बताऊं, आप चाहो तो पहले वहीं से गो थ्रू कर सकते हो, वहीं से पढ़ के स्टार्ट करके ख़त्म कर सकते हो। ज़्यादा कुछ ऐसा ना तो बड़े पैसेज आते, मैं तुमसे कहूँ इतना बड़ा पैसेज आया भाई तुम्हें पढ़ते पढ़ते शाम हो गई ना, छोटा सा पैसेज आएगा। आज लास्ट ईयर जो आया था, सबसे लास्ट जो एग्जाम हुआ 2022 वाला, उसमें थोड़ा सा जो है हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा पैसेज आया था, क्योंकि वो 8 नंबर का भी था। अब 8 नंबर का कुछ देना है तो पैसेज ही बड़ा देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 2-2 नंबर के पैसेज आते थे, 2 नंबर का एक पैसेज छोटा सा, उसमें से 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक पैसेज, या तो पोएम हो गई उसमें से 2 क्वेश्चन। तो वो तो बहुत छोटे छोटे होते थे, बहुत इजी होता था समझना। थोड़ा टाइम चेंज हो गया तो हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। तो बस यही है। एक बार जो है मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आपको लगता है कि मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए, यू जस्ट पॉज द वीडियो, रीड द पैसेज, उसके बाद फिर अगले वाले पेज पे जाऊंगा जब मैं, तो आप उस हिसाब से आंसर अपने टिक कर लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना इफ़ यू नीड टू, अगर आवश्यकता है तो, ठीक है। वरना आगे बढ़ा लेना, आपके वाले ठीक है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। वर्क एक्सपेंड्स सो एस टू, अब देखो यहां पर सो एस टू आया। सो एस टू का मतलब अगर आप पढ़े हो तो इन ऑर्डर टू, सो एस टू क्या होता है, इन ऑर्डर टू, या फिर आप कह सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ। वर्क एक्सपेंड्स इन ऑर्डर टू, या फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। बिल्कुल सही बात है। वर्क एक्सपेंड्स इन ऑर्डर टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। भाई तुम्हारे पास कोई काम होता है वो बढ़ जाता है अगर तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है। तुम्हारे पास कोई काम है, टाइम है तो फिर काम भी तुम्हारे पास अवेलेबल होगा ही होगा। टाइम नहीं है तो फिर अगला काम तुम्हारे पास है नहीं, वो ये कहना चाह रहा है। द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज। क्या कि जनरल रिकॉग्निशन की अगर इस बात को समझना है, इस फैक्ट को समझना है ऊपर वाले को, तो क्या कहा गया कि एक प्रोवर्बियल फ्रेज कहा गया है, एक प्रोवर्ब कही गई है। क्या प्रोवर्ब कही गई है साहब? ये प्रोवर्ब है, इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर। इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर। कि भाई अगर मैं कहूं कि कौन आदमी, जो अगर कोई बिजिएस्ट मैन है, केवल वही आदमी ऐसा होगा जिसके पास हैज टाइम टू स्पेयर, जिसके पास खर्च करने के लिए क्या होगा, समय होगा। जिसके पास खर्च करने के लिए क्या होगा, समय होगा। अब इस बात का मतलब समझो वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर, मतलब यही कहना, वो कहना ही चाह रहा है कि एक आदमी जो बिजिएस्ट है, मतलब वो अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाएगा, अपने काम को जल्दी निपटा। एक आलसी आदमी वो अपने जो उसको काम मिला है वो बहुत आराम से करेगा इसको। इट इज़ द बिजिएस्ट मैन, एक आदमी जो बहुत बिजी है वो अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी निपटाएगा। कि भाई मुझे एक काम 5 घंटे में करना है, लेकिन नहीं, मैं अपना काम करके खत्म करता हूँ, तो वो 4 घंटे में कर लेगा, तो उसके पास 1 घंटा बचेगा टू स्पेयर, खर्च करने के लिए। तो वो कह रहा है कि एक प्रोवर्ब है वो ये कहती है कि बिजिएस्ट मैन ही है जिसके पास क्या है, टाइम है। वो आदमी जो बिजी नहीं है उसके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसने तो पहला ही काम टाल रखा है, अगला वाला तो वो क्या करेगा। तो वो ये कहना चाह रहा है। 10 सो आप क्या कह रहे हैं, एन एल्डरली लेडी एट लेजर। एट लेजर मतलब होता है बहुत आराम से, एकदम फुर्सत के लम्हों के लिए एट लेजर शब्द का यूज करते हैं। कैन स्पेंड द एंटायर डे। एक एल्डरली लेडी मतलब एक बूढ़ी औरत कोई है जिसकी ठीक ठाक एज हो गई, आप ये कह रहे हो। तो कैन स्पेंड द एंटायर डे, वो पूरा दिन बिता सकती है राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। अगर उसको एक पोस्ट कार्ड लिखना है, अरे वही जो पिलर बॉक्स की बात चल रही थी वो उसकी डाक वाले बॉक्स की थी। डाक खाने में पिलर बॉक्स होता है ना, खड़ा होता है वो बड़ा सा, उसके अंदर जो है जाके डाल देते हैं वो लेटर वगैरह। तो वो कह रहा है कि अगर एक लेडी है, एक एल्डर लेडी है कोई, वो अपना पूरा दिन बिता सकती है पोस्ट कार्ड बनाने में। क्या करने में? पोस्ट कार्ड लिखने में, ठीक है। अपनी नीज के लिए अगर वो पोस्ट कार्ड लिख रही है तो पूरा दिन लगा सकती है वो, उसके पास इतना टाइम है। और वो इसलिए धीरे धीरे कर रही क्योंकि उसके पास एम्पल टाइम है, ठीक है। एन आवर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड। 1 घंटा लगाएगी वो क्या करने में, किसी पोस्ट कार्ड को ढूंढने में कि कौन सा दिया जाए, कैसे कलर का, क्या नहीं क्या, ठीक है। अनदर हंटिंग फॉर स्पेक्टिकल्स। दूसरा, जब उसने पोस्ट कार्ड ढूंढ लिया, फिर उसको चश्मा भी तो चाहिए लगाने के लिए, आंखों से दिखेगा कैसे अगर एल्डर लेडी है तो, ठीक है। तो उसके अलावा हाफ एन आवर टू सर्च फॉर द
एड्रेस, आधा घंटा उसको लगेगा वो अपनी बच्ची का, अपनी नीस का एड्रेस ढूंढने की, ठीक है। एन आर एंड अ क्वार्टर, 1 घंटा और क्वार्टर मतलब 1 घंटा 15 मिनट लगेगा इन कंपोजिशन एंड उसको कंपोज करने में। कंपोजिशन मतलब सारी चीज़ें जोड़ के वो जो करेगी, ठीक है। और उसके अलावा 20 मिनट्स इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेक अम्ब्रेला व्हेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स। जब वो पिलर बॉक्स जा रही है, पिलर बॉक्स का मतलब जब वो डाक खाना जा रही है जहाँ पे वो बॉक्स लगा होता है जिसमें लेटर डालना होगा, तो वो इस बात को सोचने में क्या कितना टाइम लगा देगी, 15 मिनट इस काम को, 20 मिनट इस काम को सोचने में लगा देगी कि क्या करा जाए, कि छाता लिया जाए या ना लिया जाए अगर आप पिलर बॉक्स के तरफ जा रही हैं, टू द स्ट्रीट जब सड़क पे वो जा रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स, ठीक है। द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स। और ये सारा काम अगर कोई बिजी मैन ये सारा काम करे तो टोटल एफर्ट जो उसने करा है उसको लगभग कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट्स लगेंगे। एक आदमी सारे काम को करने में कितने मिनट ले सकता है, 3 मिनट ही ले सकता है, वो हो सकता है काम, अगर सारी चीज़ अवेलेबल है तो लिखा के अपना कर दिया पोस्ट। ऑल टोल्ड मे इट दिस फैशन लीव अनदर पर्सन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर अ डे ऑफ डाउट, एंजाइटी एंड टॉयल। बिल्कुल सही बात है साहब। भाई एक आदमी को तो 3 मिनट लग रहे हैं, एक लेडी ने पूरा टाइम लगा दिया। तो डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि बिजिएस्ट मैन है तो जल्दी कर लेगा, और लेडी के पास टाइम है एम्पल तो उसने अपना पूरा दिन खर्च कर दिया, बिकॉज शी हैज एम्पल टाइम, उसके पास प्रचुर मात्रा में समय है। तो यही कुछ पैसेज था। और अगर इसको समझ पाए हो तो जरा ऑप्शंस देख लो साहब, क्वेश्चंस देख लो और ऑप्शन देख लो, बताओ भाई टोटल टाइम स्पेंड क्या हुआ। एल्डर लेडी ने पोस्ट कार्ड को लिखने में कितना टाइम लगाया, भाई साहब 3 मिनट लगा रहा बिजी आदमी, ठीक है। 4.5 घंटे की बात नहीं हुई, हाफ एन आवर नहीं, पूरा दिन लगाया। किसने पूरा दिन लगाया, एल्डर लेडी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वॉट हैपन्स व्हेन द टाइम टू बी स्पेंड सम वर्क इंक्रीज। वॉट हैपन्स क्या होता है व्हेन द टाइम टू बी स्पेंड जब काम खर्च किया जाए ऑन सम वर्क इंक्रीजेस। देखो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना बड़ा जरूरी है, अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत है। वो तुमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। नहीं, अगर वो कह रहा है कि क्या होता है जब टाइम हमें स्पेंड करना है ऑन सम वर्क इंक्रीज, जब कोई काम बढ़ जाता है तो काम बढ़ने के बाद क्या होता है, काम बढ़ेगा तो क्या होगा। तो जब तुम्हारे पास काम बढ़ जाएगा तो वर्क कंज्यूम ऑल द टाइम, तो तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हारा दिन का काम होगा वो सारा का सारा, मतलब जो भी काम तुम्हारे पास बचा है वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। नहीं, तो कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट ये लेडी के लिए है कि भाई द वर्क कंज्यूम्स ऑल द डे। भाई जैसे जैसे तुम्हारे पास लेडी के लिए तो वो हो गया कि उसने पूरा पोस्ट कार्ड बनाने में पूरा दिन लगा दिया। बिजी मैन के लिए टाइम बचेगा तो तुम्हारे पास कोई और काम आ जाएगा, है ना। बिजी मैन के लिए टाइम बचेगा तो पूरा तुम्हारे पास कोई और काम आ जाएगा। तो वो वही पूछ रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस। क्या होता है जब टाइम टू बी स्पेंड जो खर्च करना है ऑन सम वर्क किसी काम पर इंक्रीजेस। क्या होता है जब हमें कोई काम पर अपना टाइम खर्च करना है और वो टाइम बढ़ता चला जाता है, क्या होता है, द वर्क कंज्यूम ऑल द डे। और इस तरह से इस काम को करने में पूरा दिन लग जाता है। जैसे ओल्ड लेडी है, वो काम कितने मिनट का था, 3 मिनट का था। एल्डरली लेडी जो थी उसने क्या करा, उसने पोस्ट कार्ड ढूंढने में धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया और पूरा दिन उसको लग गया। तो जब काम के लिए टाइम जो हमें खर्च करना है जब वो इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होते होते कितना दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। द वर्क कंज्यूम ऑल द डे, वो काम पूरा का पूरा दिन ले लेता है। आंसर बनेगा सी फॉर कैट, इसका ए फॉर एप्पल। इस पे आ जाओ। पिलर बॉक्स क्या है साहब, अरे पोस्ट ऑफिस में जो होता है पूरा वो एक व्यक्ति सा खड़ा रहता है लाल रंग का, उसको पिलर बॉक्स कह रहे हो। अ बॉक्स इन द पिलर, अ बॉक्स अटैच टू पिलर, बॉक्स ऑफिस, ये ठीक है ना। अब पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स मतलब जिसमें लेटर पोस्ट करेंगे आप। नेक्स्ट देखो साहब, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। कौन व्यक्ति है जो ज्यादा टाइम लेगा काम करने में, भाई बिजी मैन लेगा या एल्डर लेडी लेगी। अरे यार एल्डर लेडी ही लेगी ना, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। बिजी मैन तो 3 मिनट में कर दे रहा है वो काम। नेक्स्ट देख लो, वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। कह रहा पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन दो किसका, इस सेंटेंस का। ये सेंटेंस तुम्हें दे रखा है, वर्क एक्सपेंस काम बढ़ता चला जाता है, सो एज टू इन ऑर्डर टू फिल द टाइम, उस टाइम को पूरा करने में, अवेलेबल फॉर इस कंप्लीशन। ये वही वाली बात है जो यहाँ पे कही गई है। कॉन्टेक्स्ट समझ के देखो, मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास अगर किसी चीज़ के लिए टाइम है तो वो टाइम धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। मान ली तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, तुम्हारे पास काम है केवल लेटर पोस्ट करना, तो तुम उसको धीरे धीरे करके 4 घंटे में ही ले लोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास किसी काम को करने के 3 मिनट हैं, तुम्हें पता 3 मिनट के बाद दूसरा काम है, सो तुम उसको तेजी से करोगे। 3 मिनट में कर लोगे, यार जल्दी करूँ फिर मुझे दूसरा काम भी करना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपसे पूछा है कि कौन सा मीनिंग जो है सुटेबल रहेगा। पहला ऑप्शन पढ़ो, वेदर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। बिल्कुल सेम, यही तो समझाया मैंने अभी तुम्हें 2 मिनट पहले।
वेदर वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल, जो भी समय अवेलेबल है फॉर अ गिवन अमाउंट, जो भी टाइम अमाउंट तुम्हारे पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए किसी काम पे, ऑल ऑफ इट विल बी यूज, सारा का सारा टाइम वो यूज हो जाएगा जो भी तुम्हारे पास काम है, क्योंकि काम के साथ टाइम जो है बढ़ता चला जाता है जब तुम फ्री होते हो तो। ठीक है, 5 के 5 ऑप्शंस करा दी हैं, मुझे लगता है थोड़ा अच्छा पैसेज था। नेक्स्ट देखो साहब, पैसेज नंबर 2 देखिएगा एक बार जरा, पैसेज नंबर 2, पढ़ोगे क्या? पढ़ लो चलो, अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ने की आवश्यकता है तो पढ़ लो। चाहे तो पॉज कर लेना, उसके बाद पढ़ लेना, बाकी एक बार नजर तो मार ही लो एटलीस्ट क्या कह रहा है। मैं शुरू करता हूँ भाई, तुम पॉज कर लेना अगर तुम्हें करना है तो। देखो, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का जो है डिफरेंशिएट किया है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर जो है एरोप्लेन से डिफरेंट होते हैं। दे कैन डू 3 थिंग्स दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट। कह रहा है हेलीकॉप्टर क्या कर सकते हैं, दे का मतलब यहाँ पर किससे है, दे का मतलब है किससे, हेलीकॉप्टर जो है ऐसी 3 चीज़ें कर सकते हैं दैट एरोप्लेन कैन नॉट डू, जो एयरप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट, पहला, व्हेन एयरप्लेन मूव अपवर्ड्स दे मस्ट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही बात है। जब आप एयरप्लेन की बात करें तो एयरप्लेन जब मूव अपवर्ड, जब वो ऊपर जाता है तो एयरप्लेन ऐसे जाता है, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे ये रनवे है तो रनवे पे दौड़ेगा, दौड़ के ऐसे जाएगा ऊपर। वो यही तो कह रहा है, मूव अपवर्ड्स दे मस्ट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, है ना, उनको आगे भी जाना पड़ेगा, आगे जाते जाते उसके बाद वो ऊपर जाएगा एयरप्लेन। बट हेलीकॉप्टर्स कैन मूव स्ट्रेट अप विदाउट मूविंग एड। और हेलीकॉप्टर तुमने देखा होगा गांव में या शहर में, जब हमारे यहाँ कोई पॉलिटिशियन आता है तो जनरली हेलीकॉप्टर हमें तभी देखने के लिए मिलता है। तो हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ता है वो सीधे, उसके बाद वो फिर कहीं इधर उधर कहाँ ले जाता है वो चीज़ अलग है, लेकिन उड़ेगा नीचे से ऊपर ही सीधा। तो वो कह रहा है कि हेलीकॉप्टर सीधा स्ट्रेट अप मूव हो जाता है। भाई पहला डिफरेंस तो ये हो गया साहब, बिल्कुल सही। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है वो, हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई बैकवर्ड, हेलीकॉप्टर्स पीछे की तरफ भी मुड़ सकते हैं, बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकते हैं, ऐसा जाना है पीछे आ जाओ भाई साहब। ठीक है, विच एयरप्लेन कैन नॉट डू, एयरप्लेन्स जो नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, हेलीकॉप्टर्स कैन यूज देयर, थर्ड में देख लो, ये जरा मैं मार्क कर देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे, कभी हो सकता है आगे पैसे में पूछ ले पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। हेलीकॉप्टर्स कैन यूज देयर रोटर्स टू होवर इन द एयर। हेलीकॉप्टर्स जो है जो उनके रोटर्स हैं, रोटर्स मतलब जो उनके जो पंखुड़ी है जो वो यूज कर रहे हैं बेसिकली टू होवर इन द एयर, वो अपने आप को हवा में रोक सकते हैं। मतलब हेलीकॉप्टर जाके हवा में बिल्कुल ऐसा कैसा स्टेडी रह सकता है कि भाई हेलीकॉप्टर ऊपर बिल्कुल ऐसे कैसे रुका हुआ है, क्योंकि उसकी पंखुड़ियां कुछ ऐसे ही काम करती हैं, वो ऊपर ही ओवर कर सकता है, वहीं रुक सकता है ऊपर हवा में ही। ठीक है, आगे, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर प्लेन्स, और ये काम कौन नहीं कर सकते, ये काम किसके लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल फॉर प्लेन्स, प्लेन्स ये काम नहीं कर सकते साहब, उनको दिक्कत होती है इस काम में। हेलीकॉप्टर्स कैन परफॉर्म एक्शंस, हेलीकॉप्टर जो है क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एक्शंस दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट। हेलीकॉप्टर्स ऐसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो एयरप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने 3 पढ़ लिए, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 तो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है साहब। नेक्स्ट आओ, फर्स्ट ईयर देखो अगर तुम्हें दिक्कत है तो। नेक्स्ट देखो, आ जाओ, दे आर यूज फॉर डिफरेंट टास्क, हेलीकॉप्टर को डिफरेंट टास्क के लिए यूज करते हैं। कैसे, सिंस हेलीकॉप्टर्स कैन टेक ऑफ विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर सेंस का मतलब किससे है, चूंकि से, चूंकि हेलीकॉप्टर्स जो हैं बिना टेक ऑफ किए ही मूव कर सकते हैं। टेक ऑफ मतलब उसको आगे जाके उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे का ऐसे ही ऊपर उठ जाता है, इसलिए दे डू नॉट नीड अ रनवे फॉर टेक ऑफ, उनको कहीं भी रनवे की जरूरत नहीं होती। और इसलिए एयरप्लेन केवल उस जगह जा सकता है जहाँ रनवे हो, और रनवे नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो उसके अलावा दे आर यूज्ड इन कॉन्जेस्टेड एरियाज। अब देखो, रनवे मतलब बड़ी जगह चाहिए, खुली जगह चाहिए, और हेलीकॉप्टर्स को कैसी जगह पर भी यूज कर सकते हैं। अब तुम सोच के देखो, मैं तुमसे पूछूं यहाँ कॉन्जेस्टेड का मतलब क्या होगा, हेलीकॉप्टर की बात चल रही है या प्लेन की। आपने कहा दे डू नॉट नीड रनवे टू टेक ऑफ, मतलब किसको टेक ऑफ के लिए रनवे नहीं चाहिए होता, हेलीकॉप्टर को। और हेलीकॉप्टर यूज करा जा सकता है कंजेस्टेड एरियाज में। कंजेस्टेड मतलब जो एकदम भिजा भिजा एरिया हो, कंजेस्टेड एरिया में हेलीकॉप्टर्स को यूज कर सकते हैं। वेयर देयर इज नो रूम फॉर एयरप्लेन्स, और इन आइसोलेटेड एरियाज, जहां पर एयरप्लेन्स के लिए जहां पर जगह नहीं है, क्योंकि टेक ऑफ के लिए तुम्हें पाथ चाहिए पूरा, और आइसोलेटेड एरिया है, बहुत एकदम आइसोलेटेड एरिया है, तो वहां पे हेलीकॉप्टर जा सकता है, एयरप्लेन नहीं जा सकता, वो ये कह रहा है। विच डू नॉट हैव एयरपोर्ट्स, ठीक है, ऐसी जगह जहां एयरपोर्ट्स नहीं है, बिकॉज दे कैन होवर, दे आर यूज्ड ऑन फायर फाइटर मिशंस। क्या भाई, बिल्कुल सही बात है, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके होवर कर सकता है, वहीं रुक जाएगा हवा में। ठीक है, और उसके अलावा फायर फाइटिंग मिशंस के लिए, भाई कहीं आग लग गई तो तुम्हें अचानक से ऊपर से जाके पानी डालना है, तो
प्लेन थोड़ी चला जाएगा, प्लेन तो रुकेगा ही नहीं हवा में, पहली बात तो प्लेन तो चलता चला जाता है, हेलीकॉप्टर ही ये काम कर सकता है। टू ड्रॉप वाटर ऑन फायर्स, बिल्कुल सही बात है, पानी डालने के लिए ऊपर से हवा में। दे आर यूज्ड इन लॉगिंग ऑपरेशंस टू लिफ्ट ट्रीज आउट ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है साहब। पेड़ टूट गया, कुछ हो गया, रास्ते पे आके गिर गया, तो कहाँ से, बहुत बड़ा पेड़ है, मनुष्य नहीं उठा सकता, किससे उठाओगे साहब? जंगल में कहीं पेड़ गिर गया, रास्ता बंद हो गया, हेलीकॉप्टर आएगा, उस पर रस्सी बांध के तुम उठा सकते हो, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंसेज, हेलीकॉप्टर्स को एयर एम्बुलेंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। भाई ये बहुत नॉर्मल चीज़ है एयर एम्बुलेंस के रूप में हेलीकॉप्टर को यूज़ करना। हम भारतीय थोड़े पीछे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ नॉर्मल वाली भी टाइम से नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये तो ठीक है। एयरप्लेन्स तो आप विदेश में देखोगे बड़ा आसानी से ये काम होता है कि मेडिकल के लिए जब ऐसा होता है तो ये हम हेलीकॉप्टर्स वगैरह आ जाते हैं, मूवीज़ वगैरह में देख लो तो मिल जाता है जनरली, है ना। एयर एम्बुलेंस जो है वो भी ज़रूरी है, वो भी आ जाती है साहब एयरलिफ्ट करने के लिए पेशेंट को आउट ऑफ स्टेशन, कहीं ऐसी जगह जो बहुत दूर है वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर आ जाता है ना। ऐसी जगह जो डिफ़िकल्ट टू रीच है, जहाँ नहीं पहुँच सकते, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एम्बुलेंस के रूप में किसका यूज़ कर सकते हो? हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हो। द पुलिस यूज़ हेलीकॉप्टर्स टू फॉलो सस्पेक्ट, पुलिस भी कई बार किसका यूज़ करती हैं? हेलीकॉप्टर का यूज़ करती है। भाई मूवीज़ में देखो तो वहाँ तो मिल ही जाएगा, हमारे भारत में भले से नहीं आ रहा लेकिन मिल जाता है। नेक्स्ट, ऑन द ग्राउंड और टू सर्च फॉर कार्स ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है, ऊपर से तो मनुष्य को देख रहे हैं या गाड़ियों को देख रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स हैव मिलिट्री यूज़, हालांकि हेलीकॉप्टर्स के क्या भी हैं, मिलिट्री यूज़ भी हैं, आर्मी वगैरह भी यूज़ करता है। हमारे आर्मी वगैरह तो मैं तो है ही, देखो वहाँ तो हम बहुत सशक्त हैं भाई, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिज़ाइन, उनके डिज़ाइन ऐसे होते हैं और कैपेबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं। हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटीज़ है वो किसी भी जगह पर चला जा सकता है, तो उसको आर्मी बेसिकली यूज़ ही करती है, उनके काम का है, ठीक है, बहुत अच्छा। ऑप्शन देख लो साहब, अब देखो इसके ऑप्शन तुम देखो, पहला ही शब्द है द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स कंजेस्टेड एरियाज। कंजेस्टेड मतलब किससे? द प्लेस हैज़ नो प्लेस, जहाँ पर जगह नहीं होती उसको कंजेस्टेड बोलते हैं। मैंने समझा दिया, तुम्हें मतलब नहीं भी पता था तो भी तुम पैसेज में अगर थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो पैसेज तुम्हें खुद बता देगा कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन को जगह चाहिए, हेलीकॉप्टर कंजेस्टेड एरिया में यूज़ हो रहे हैं, जहाँ जगह चाहिए वहाँ हेलीकॉप्टर, वहाँ एरोप्लेन, और जहाँ नहीं चाहिए तो अपोजिट में क्या आ गया? हेलीकॉप्टर। तो वो जहाँ नहीं चाहिए, जहाँ प्लेस की आवश्यकता नहीं, तो कंजेस्टेड का मतलब हो गया द प्लेस हैज़ नो प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर जगह ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हेलीकॉप्टर कैन होवर व्हाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। होवर इन द पैसेज मीन्स व्हाट? भाई बताओ क्या है इसका मतलब? देखो तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ा दिया है, 4 ऑप्शंस हैं। गो बैकवर्ड इन द स्काई, ठीक है, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, फ्लाई साइडवेज। देखो ऑप्शन तो बहुत आसान है, मुझे लगता नहीं दिक्कत आएगी, है ना। क्या? स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, आसमान में एक जगह ही रुकना क्या है? होवर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भाई कह रहा है पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म। परफॉर्म क्या है भाई? परफॉर्म देखो, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है परफॉर्म तो ध्यान रखना, परफॉर्म के साथ ईडी जोड़ देते हैं, परफॉर्म्ड हो जाता है। और ईडी किसके साथ जुड़ता है साहब? वर्ब के साथ जुड़ता है। ईडी किसके साथ जुड़, परफॉर्म का परफॉर्म्ड, शी परफॉर्म्ड वेल, वो उसने अच्छे से परफॉर्म किया, तो परफॉर्म के साथ ईडी जुड़ता है ना। थोड़ा लगाने की कोशिश करा करो, ऐसे नहीं कि बोले यार पता नहीं कैसे आ गया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ईडी किसके साथ लगाते हो? ईडी लगाते हो किसके साथ? वर्ब के साथ। तो क्या हो गया? परफॉर्म क्या हो गया? परफॉर्म हो गया वर्ब, है ना। परफॉर्म क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब की ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ईडी लगाने के बाद ये सेकंड बनेगी और साथ में क्या बनेगी? थर्ड बनेगी। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? देखो भाई, परफॉर्म से परफॉर्मेंस बन सकता है ना। परफॉर्मेंस क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, वो शब्द जिसके लास्ट में ANCE और ENCE लगा देते हैं। अगर मैं इसमें जोड़ दूं क्या, है ना, शब्दों के लास्ट में ANCE या ENCE किसी के साथ जोड़ दें तो वो शब्द नाउन बन सकते हैं। अगर परफॉर्म की जगह परफॉर्मेंस होता तो इसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है, बढ़िया। आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो, वाई इज हेलीकॉप्टर यूज एज एन एम्बुलेंस। हेलीकॉप्टर यूज क्यों करा जा रहा है एम्बुलेंस की तरीके से? क्यों? क्योंकि इट कैन फायर फाइट, नहीं, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल हो सकता है आंसर। द मूवमेंट कैन बी जो है मैनोवर्ड इजीली, बात तो ये भी ठीक है। इट क्रॉसेज ऑल डिफिकल्टीज ऑफ ट्रैफिक, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल। ज़्यादा बेहतर आंसर यही है। क्या? जो जगह इनएक्सेसिबल, एक्सेस मतलब किसी जगह पर पहुंच, इनएक्सेसिबल मतलब जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। तो वो ये कहना चाह रहा है हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस के रूप में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो किसी जो है जगह पर पहुंच नहीं सकता, जो इनएक्सेसिबल जगह है, जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, कार नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता, वहां हेलीकॉप्टर जाता है, इसलिए एम्बुलेंस के रूप में हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी। भाई वेरी क्या होता है? अब तुम खुद देख लो, है ना। तुम्हें यहां से समझ में नहीं आ रहा, अपने दिमाग में वेरी वाला एक सेंटेंस सोचो, वो अपने आप बता देगा। जैसे मैंने कहा ही इज अ वेरी
गुड प्लेयर। मैंने आपसे कहा ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, तो अब मैं पूछूं वेरी क्या है? देखो प्लेयर नाउन है, ठीक है, नाउन की क्वालिटी बताई गुड ने, ये हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब। अरे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताते हैं? एडजेक्टिव्स बताते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, इन तीनों की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। कौन बताता है? एडवर्ब। ज़्यादा साफ लिख दिया मैंने, सॉरी गाइज। देखो ये नाउन हो गया साहब, नाउन की क्वालिटी गुड है, गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव ने बता दी। और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है साहब? एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। तो वेरी जो है वो किसका काम करेगा साहब? वेरी काम करेगा एडवर्ब का, बनेगा बी फॉर बॉल। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखो, थर्ड पैराग्राफ देख सकते हैं आप अगर चाहें तो। रीड द पैसेज ब्ला 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 और आगे चलो भाई। देखो ये वाला जो पैसेज है, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो ये वाला पैसेज सबसे लेटेस्ट पैसेज है जो टेट के एग्जाम में पूछा गया। ये पैसेज आया है 23 जनवरी 2022 को, ठीक है, 23 जनवरी 2022 को द लास्ट एग्जाम वॉज हैपन। तो उसी में ये जो है पैसेज आपसे पूछा गया। बड़ा पैसेज है, देख लो, थोड़ा सा तो बड़ा ही है लेकिन क्वेश्चन भी 8 होंगे मेरे हिसाब, 7 या 8। देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 क्वेश्चन है साहब, 8 क्वेश्चन। बहुत बड़ा नंबर है, 30 में से 8 क्वेश्चन किससे मिल जाएंगे? पैसेज से मिल जाएंगे, मौज आ जाएगी साहब। आ जाओ, डरना नहीं है कुछ भारी काम नहीं। एक बार पढ़ोगे या मैं बता दूं? डायरेक्शंस को हटा देता हूं, अगर आप कहें तो थोड़ा बड़ा कर सकता हूं मैं, ठीक है। आ जाओ भाई। द चिल्ड्रन ऑफ MG विद्यालय हैड अ वंडरफुल टाइम येस्टरडे। उनका बहुत अच्छा समय जो है कल गुजरा। दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन किम राठौड़। एक मैजिशियन है, उन्होंने मैजिशियन का नाम बताया कि मैजिशियन का नाम है किम राठौड़, और किम राठौड़ को देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए? उनकी उसकी स्पीड, उसका शोमैनशिप। शोमैनशिप का मतलब होता है वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा शोमैनशिप कैसा है वो तुम बताओगे कि भाई ये कैसे पढ़ाता है, इसका इसके जेस्चर्स क्या है पढ़ाने के, या जब ये पढ़ाता है तो कैसे एक्सप्रेस कर पाता है, वो क्या है? शोमैनशिप है कि तुम किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, किस तरीके से अपना शो चला रहे हो, ठीक है। तो उसकी एजिलिटी, एजिलिटी मतलब फुर्ती, उसकी स्पीड, उसकी इन चीज़ों को देख के जो है मैजिशियन की, किसकी? किम राठौड़ की, बच्चे जो है क्या हो गए? कैप्टिवेटेड हो गए। कैप्टिवेटेड होता है एक तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाना, एकदम तुम किसी के वश में हो गए एक तरीके से, है ना। मैं तुमने इतना बढ़िया कुछ शो दिखा दिया कि मैं तुम्हारे वश में हो गया कि यार तुम इस क्या बोले, क्या प्रोग्राम दिखा दिया साहब, है ना। तो वो वाली बात है। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड फॉर 2 hours, ठीक है। बच्चों ने उसको लगभग 2 घंटे देखा। एक चीज़ मैं और कहता हूँ, देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई वर्ड नहीं आता, छोड़ दो, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पैसेज तुम्हें खुद से बताएगा कि उस शब्द का क्या अर्थ है। और नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पैसेज में 100% वर्ड्स पता होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें बस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी पकड़नी है कि वो किस तरीके की बात कर रहा है। पैसेज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सारे ही शब्द आते हो, ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से मीनिंग ले लो, ऊपर से ले पा रहे हो, मीठा मीठा मीनिंग, एकदम हल्का हल्का सा। जैसे मैंने कहा कि द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड फॉर 2 hours, भाई बच्चों ने उसको कितने घंटे देखा? बच्चों ने उसको बढ़िया से 2 घंटे देखा साहब, बस मुझे इतना ही समझना है ना। आगे आ जाओ। ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस विद अ गैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट और द साउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अप्लाउज एप्रिशिएटिंग अ ट्रिक। आ जाओ जरा, बड़ी लंबी सी लाइन है। ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस वॉज अ गैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट। ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस, सब लोग जो है चुपचाप बैठे थे, है ना। और एकदम से ब्रोक द साइलेंस मतलब एकदम से जो है चुपचाप, उनका जो है चुपचाप जो बैठे थे, उन्होंने उसके बाद फिर से जब बोला, वो कैसे, क्या था? जब चुपचाप थे सब, उसके बाद फिर क्या हुआ? अ गैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मतलब अचंभित हो जाना, और गैस मतलब एक तरीके से सांस लेना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है क्या है? गैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट है, ठीक है। और द साउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अप्लाउज। स्पॉन्टेनियस अप्लाउज मतलब एकदम अचानक से क्या हुआ? शांति थी, और जब उसने बढ़िया ट्रिक दिखा दी एकदम ताली बज गई। तो एकदम से सडनली जो है अप्लाउजमेंट हुआ, ताली वाली बजी, और लोगों ने सांस लिया कि अरे यार ये चलो ठीक है। लोग बाग बड़े एकदम बंधे बैठे थे ना, ऐसा एप्रिशिएटिंग अ ट्रिक, लोग बाग उसकी ट्रिक को एप्रिशिएट कर रहे थे। आउट ऑफ हिज मैजिक वैंड केम फ्लावर्स। उसके मैजिक वैंड से, वैंड का मतलब बच्चे स्टिक से होता है, वैंड का मतलब क्या होता है? स्टिक से होता है। ये अभी हाल फिलहाल में एसएससी में ही पूछा गया शब्द, ठीक है, और तुम्हें ही पता होना चाहिए। WND वैंड जो है, जादू की छड़ी होती है ना, उसको वैंड बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि मैजिशियन ने क्या किया? आउट ऑफ हिज स्टिक वैंड केम फ्लावर। उसकी स्टिक जो थी, मैजिक वैंड जो थी, उससे क्या निकल के आए? फ्लावर्स निकल के आए, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ वैंड का मीनिंग क्या है, तुम्हें नहीं पता, आगे देखोगे पता चल जाएगा। पैसेज ही बता देगा कि इसका मीनिंग क्या है, देख लो आगे।
फ्लावर्स निकल के आए, रिबन्स एंड गार्लैंड्स, गार्लैंड्स मतलब माला, ठीक है, फूल, जो फूलों की माला होती है उसको गार्लैंड बोल देते हैं, ऑफ एवरी पॉसिबल कलर एंड सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ। उसकी छोटी सी छड़ी से क्या निकल के आया, बहुत सारे जो है रिबन्स निकले, गार्लैंड्स निकली, माला निकली, और क्या था, पॉसिबल एवरी कलर, हर एक कलर की माला निकल के आई, सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ, और इतनी बड़ी माला निकल के आई कि यार इतनी छोटी सी छड़ी से इतनी बड़ी जो है गार्लैंड्स वगैरह निकल के आई। इट केम इन सच क्विक सक्सेशन, और इतनी तेजी से वो निकल के आया, क्विक सक्सेशन, क्विक मतलब तेजी से, सक्सेशन मतलब लगातार निकल के आया, दैट एवरीवन वाज लेफ्ट गैस्पिंग, और सब के सब क्या रहेगा, एकदम अचंभे हो गए, अरे यार क्या हुआ है ना, तो सबके सब जो है लेफ्ट गैस्पिंग। 1 or 2 यंग चिल्ड्रन कम अप टू एग्जामिन द थिक स्टिक, एक दो बच्चे आए, उन्होंने स्टिक देखी कि उसकी स्टिक में क्या है। अब देखो थिन स्टिक, यहाँ से पता चल गया कि स्टिक, उन्होंने उसकी स्टिक चेक करी, और यहाँ पर स्टिक को क्या कहा गया, वैंड कहा गया। तो वही वाली बात है, वैंड का मतलब स्टिक से है, छड़ी से है। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, वंडरिंग हाउ इट कुड होल्ड सो मच, कि इस छोटी सी छड़ी में इतना कुछ कैसे आ सकता है। दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, वो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड थे कि यार ये कैसे पॉसिबल है ना। एज इफ दैट वाज नॉट मैजिकल इनफ ही मेड अ रैबिट पॉप आउट ऑफ एन एम्प्टी वुडन बॉक्स, और वो कह रहा है कि एज इफ दैट वाज नॉट मैजिकल इनफ, और ऐसा मानो कि वो इतना काफी नहीं था, इतने में उसने क्या किया, ही मेड अ रैबिट, उसने एक रैबिट को पॉप आउट ऑफ एन एम्प्टी वुडन बॉक्स, उसके पास एक लकड़ी का बॉक्स था, उसमें से उसने रैबिट निकाल दिया साहब जादूगर ने। इट वेंट होपिंग अराउंड द स्टेज, और वो होपिंग अराउंड द स्टेज। अब अगर रैबिट है तो रैबिट क्या करेगा भाई, कूद फानी करता है, वो कूदता ही तो है, चलता भी कैसे, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे चलता है वो, ठीक है। तो यहां पर होपिंग का मतलब किससे होगा, वो कूद रहा था पूरे स्टेज पे, वो कूदता फिरता रहा, ठीक है। इट वॉज सून बट बैक इन द, इट वॉज सून पुट बैक इन द बॉक्स, जल्दी उसको बॉक्स में वापस रख दिया उसने। एंड सेकंड्स लेटर, और कुछ सेकंड बाद, ही पुल्ड आउट अ रैट, और उसने एक रैट निकाला। सॉफ्ट, कैसा था वो, सॉफ्ट था, व्हाइट कलर का था, एंड स्क्वीकिंग, स्क्वीकिंग मतलब वो अपनी आवाज कर रहा था, जो भी करेगा स्क्वीक करने की। द लिटिल वन सीम्ड अ लिटिल फ्राइटन, जो बहुत छोटे बच्चे थे, लिटिल वंस बहुत छोटे छोटे बच्चे, फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डर गए, वो क्या हो गए, वो डर गए, बाय दिस, किससे, इस जो ये जो चूहा उसने निकाला, रेड जो उसने निकाला। वाइल द अदर्स क्लैप्ड, लेकिन बाकी बच्चों ने क्या किया, क्लैप किया। चीयर्ड लाउडली, अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये जो था ग्रैंड फिनाले था, मतलब ये जो उसने लास्ट में रेड निकाला, दैट वाज द ग्रैंड फिनाले, वो एक्ट का लास्ट, उस एक्ट का लास्ट प्रेजेंटेशन था, ठीक है। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांटेड टू एंड, बच्चे नहीं चाहते थे कि वो खत्म हो, बच्चों को तो मजा आ रहा था साहब, ठीक है। दे शाउटेड एनकोर वंस मोर, दे शाउटेड एनकोर वंस मोर, बच्चों ने क्या आवाज लगाई, एनकोर, एनकोर का मतलब क्या है, वंस मोर, बच्चों ने कहा एनकोर वंस मोर, ठीक है। बट किम गिव देम अ ब्राइट स्माइल, लेकिन जो किम है, किम कौन, किम राठौड़, किम राठौड़ ने क्या किया, गिव देम अ ब्राइट स्माइल, उन बच्चों को एक ब्राइट स्माइल दी। एंड वैनिस्ड फ्रॉम द सीन, और वहां पर जहां वो खड़ा था, वो जो सीन प्रेजेंट कर रहा था, स्टेज पे खड़ा था, वहां से वैनिश हो गया, गायब हो गया वो, ठीक है। द चिल्ड्रन वर लेफ्ट सर्चिंग हेयर एंड देयर, बच्चे उसको इधर उधर ढूंढते रहे कि यार ये कहाँ चला गया अचानक से, ठीक है। फॉर हिम, उसके ढूंढते रहे। देन दे वॉकड आउट एक्साइटेडली रिकाउंटिंग व्हाट दे हैड सीन, और उसके बाद जब वो बाहर आए, जब वो चला गया, वो गायब हो गया, तो बच्चे आए बाहर गिनते हुए, हमने ये देखा, हमने वो देखा, ठीक है। और हाउ वंडरफुल इट वॉज, कि कितना शानदार नजारा था। वंस द बॉय, अच्छा, वन ऑफ द बॉयज रवि, एक व्यक्ति, एक लड़का था रवि, जिसने क्या कहा, डिक्लेयर्ड लाउडली, उसने लाउडली एक बात डिक्लेयर करी, इट वॉज द बेस्ट मैजिक शो ऑफ द सेंचुरी, कि पूरी सेंचुरी का ये सबसे बेस्ट मैजिक शो है, उसने ये बात कही, ठीक है। अगर तुम बात समझे हो तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो जरा, व्हाट डज एनकॉर मीन्स, कि एनकॉर का मीनिंग क्या है साहब, बताओ जरा, क्या हुआ भाई, हाँ, वो तुमसे पूछे कि एनकॉर का मीनिंग क्या है, तो एनकॉर का मीनिंग मैंने बताया, वंस मोर, बच्चों ने कहा एनकॉर वंस मोर, एनकॉर वंस मोर, ए फॉर एप्पल। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, किम ने लास्ट में क्या किया साहब, किम लास्ट में क्या किया, उसने स्माइल करी और वहां से गायब हो गया। तो आप कहेंगे स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड, उसने स्माइल करी और वो वहां से गायब हो गया, कितना सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, सेंचुरी किसको कहते हैं साहब, भाई ये सेंचुरी वाला क्वेश्चन टेट के पेपर में कम से कम 5 बार आ चुका, समझे। मैंने डाला एक बार यहाँ है, एक बार वहां डाला है, 1 या 2 बार डाला है तुम्हारे वोकैबुलरी वाले पोर्शन में। वोकैबुलरी वाली क्लास तो शायद मतलब वो शूट हो गई, इससे पहले मिल जाएगी, इसके बाद मिल जाएगी, आगे पीछे हो जाएगा कुछ छोटा मोटा। बाकी हाँ, तुम सोचो, सेंचुरी पूछ लेता है कि सेंचुरी क्या है, इतना आसान क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं डाल ही देगा इसको वो। सेंचुरी क्या है साहब, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के पीरियड को क्या बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे, इससे आसान क्या हो सकता है। मैजिशियन का नाम क्या था, किम राठौड़ था साहब, सबसे पहली लाइन में लिखा था किम राठौड़। नेक्स्ट देखो, कैप्टिवेटेड का मतलब क्या है, कैप्टिवेटेड मतलब सम्मानित, ठीक है,
एंगर्ड गुस्से में आना, एस्टोनिश हो सकता है, अरेस्टेड। देखो वैसे तो दोनों ही आंसर ठीक है, समझे। एस्टोनिश होता है आश्चर्यचकित होना, एक तरीके से आश्चर्यचकित होना। बाकी एक होता है 15 का, एक जो पहला ऑप्शन लिखा है वो लिखा है अरेस्टेड, कि क्या हो जाना साहब, अरेस्ट हो जाना, ठीक है नहीं। अब देखो पता है क्या, ये दोनों, ये इसके ऊपर वो भी है, कुछ किताबें तो अरेस्टेड की लिख दे रही हैं इसके आंसर में, कुछ किताबें लिख दे रही हैं एस्टोनिश लिख दे रही हैं, तो दोनों ही बातें ठीक है। हालांकि अरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसको बच्चे अरेस्ट नहीं हुए थे, एस्टोनिश्ड हो गए थे एक तरीके से, है ना। तो मेरे हिसाब से एस्टोनिश लिख लो, ठीक है। बाकी अरेस्टेड भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अचानक से। बच्चे, मैंने बताया ना वहाँ पे लिखा था कि वो चुपचाप बैठे थे और क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, द साउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस अपलाउड, एकदम से अचानक से जो है अपलाउड, तालियों की आवाज आई, प्रशंसा की आवाज आई साहब। अगर बात समझ में आई हो तो हैपनिंग सडनली, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से कोई चीज हुई। वेंड का मतलब मैंने बताया क्या है, उसकी स्टिक की बात चल रही है जो कि पैसेज में मेंशन किया गया है। और देखो नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ होपिंग क्या है। होपिंग आया था खरगोश के लिए ना, किसके लिए आया था, रैबिट था कहीं, हाँ रैबिट के लिए आया था। रैबिट ने होपिंग अराउंड, रैबिट ने होपिंग करना शुरू कर दिया साहब, कहाँ पे, स्टेज पे। अब रैबिट ने होपिंग शुरू करा, तो होपिंग का मतलब वहाँ पे खड़ा हो गया था, वो वहाँ पे गाने लग गया था। अब बताओ रनिंग या जंपिंग, अब तुम दोनों देख लो, वो भागने लग गया था या जंप करने लग गया था, क्या कहोगे बताओ जल्दी। अरे यार वो जंप ही करेगा और क्या करेगा बताओ, रैबिट का काम ही क्या है, जंप करना। बेहतर होगा बी फॉर बॉल लगाओ। हो गया पैसेज पूरा, 8 नंबर आ गए हमारे पूरे। नेक्स्ट देखो साहब, बड़ा कर दें क्या, देखो ये तो क्वेश्चन और आंसर एक ही पेज पे आ गया, बड़ी अच्छी बात ये है। बताओ भाई, आपसे पूछ रहा है, एक पोएम उसने दे दी है, एक पोएम है और उसके बाद उसमें कुछ उसने बताया है। देखो मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा ना तुम्हें बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं, कि तुम्हें पूरी ही पोएम आनी चाहिए। पूरी पोएम ना भी आए तो भी काम चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, है ना। अगर और समझ पा रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड डील, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर पूरा समझ ले तो भी पाप हो गया, पूरा समझ पा रहे तो भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पूरा नहीं भी समझ पा रहे, काम चल सकता है। जैसे 2 क्वेश्चंस हैं, है ना, तुमसे पूछा डीप और कीप आर, डीप और कीप क्या है, 2 शब्द हैं, डीप और कीप, डीप और कीप, इसमें कौन सा जो है, ये क्वेश्चन में पूछा, इसमें देखो नीचे क्या लिखा है, अल्टरनेटिव वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, मेटाफर और सिमिली। सिमिली क्या होता है, जब एज और लाइक आ जाता है, जब कंपैरिजन हो एज और लाइक के थ्रू, है ना। ही इज लाइक अ डॉग, है ना, ही इज लाइक अ डॉग। तुम किसी को, अपने दोस्त को कह रहे हो, अरे ये तो ही इज लाइक अ डॉग, तो लाइक अ डॉग सिमिली, ही इज अ डॉग, तुमने उसकी डायरेक्ट कंपैरिजन कर दी। डायरेक्ट कंपैरिजन कर दोगे मेटाफर है, एज और लाइक से कंपैरिजन करोगे तो सिमिली है तो कंपैरिजन ही, ठीक है। बाकी डीप कीप, डीप कीप, डीप कीप क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, क्या है ये, राइमिंग वर्ड्स हैं, तो आंसर बनेगा सी फॉर कैट। बिना पढ़े हो गया ना, इसमें तो क्या ही जरूरत है डीप और इसकी कीप की, है ना। आ जाओ, ये कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लेक। फ्लेक शब्द का क्या अर्थ है आपसे पूछा है, ठीक है नहीं। फ्लेक शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, ड्रॉप्स ऑफ रेन, स्मॉल थिन पीस, बोथ 1 and 2 करेक्ट, नन ऑफ द अबव। अब ये तुम्हें पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि इसके ये भी तुम मीनिंग कैसे लगा लोगे बताओ, है ना। देखो जरा, कह रहा ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल मतलब जो, अब तुम कह रहे हो मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, सब पता नहीं क्या कह रहा है। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आ रहा होगा, बेल्स अ शेक, शेक मतलब किसी चीज़ को हिलाना, है ना। जैसे तो उसने अपनी जो हार्नेस बेल है, जो घंटी है, उसको क्या किया, उसको एक शेक किया। चलो साहब, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, पता करने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। स्वीप का मतलब समझ रहे हो, तो स्वीप का मतलब साफ सफाई से, स्वीपर होता है स्वीपर, और यहाँ पर स्वीपर की जगह स्वीप, स्वीप का मतलब साफ सफाई से है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड downy flake, the woods are lovely, dark and deep, but I have problems to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब तुम एक बात बताओ, बारिश की बात कहीं हुई है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, ठीक है, ड्रॉप्स ऑफ रेन और स्मॉल थिन पीस। अब मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं आया पोएम में समझ में, ना मेरे को समझाना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम एक बात बताओ, कहाँ बारिश की कहाँ बात हुई, पूरे पैसेज में कहाँ बारिश की बात हो रही है बताओ। बारिश की तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, और अगर बारिश का कॉन्टेक्स्ट नहीं है बच्चे, तो आंसर क्या बनना चाहिए, ड्रॉप्स ऑफ रेन की तो बात ही नहीं हुई, स्मॉल थिन पीस, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वैसे समझने की जरूरत है तो एक बार देख लेना, कोई आवश्यकता नहीं मुझे लगता है करने की इसको। नेक्स्ट देखो साहब,
21 से 22। टोबो बोलता है कि समय अभी है। बताओ भाई, करूं क्या इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं आवश्यकता हो तो? चलो साहब बताओ, अब देख लो। द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा इज सिंबल ऑफ। पहली बात तो उसने पूछ लिया गंगा किस बात का सिंबल है साहब, पहला क्वेश्चन है गंगा इज सिंबल ऑफ, तो हमें ध्यान रखना है। दूसरा, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। थिंग्स, हमें दो बातें ढूंढनी है पैसेज में, पहला थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर और दूसरा गंगा इज द सिंबल ऑफ। बताओ भाई, गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड बाय हर पीपल राउंड विच आर intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of Trump, her victories and her defeat. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. भाई देखो आ गया, ये आ गई ना लाइन। She has been a symbol of क्या? India's age-long culture and civilization. गंगा जो है वो किस बात का सिंबल रही है साहब? गंगा जी जो है वो किस बात का सिंबल रही है? इंडिया के एज लॉन्ग कल्चर और सिविलाइजेशन का, ठीक है नहीं? और अगर तुम ये बात समझे एज लॉन्ग कल्चर और सिविलाइजेशन, तो मुझे बताओ क्या इस वाली बात को पढ़ते ही मुझे आंसर नहीं मिल गया सी फॉर कैट? बताओ। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट देख लो, व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर। कौन सी चीज जो है वो ऑथर द्वारा लव करी गई है, पसंद करी गई है साहब? ये बचा है, आ जाओ जरा। शी रिमाइंड्स मी ऑफ, अब ऑथर कहता है यहां से शी रिमाइंड्स मी, शी मतलब गंगा, रिमाइंड्स मी ऑफ मुझे याद दिलाती है किस बात की? स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। स्नो कवर्ड पीक्स की, स्नो से कवर्ड हुए हुए पीक्स मतलब एकदम चोटियां, कोई ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बात चल रही है, और डीप वैलीज, और जो गहराई में वैलीज हैं किसकी? हिमालयाज की। दो बातें बता दी उसने, आ जाओ जरा देखना। स्नो कवर्ड पीक्स तो ये रहा, डीप वैलीज और हिमालयाज ये रहा, ठीक है। रिच फील्ड गलत है, रिवर्स एंड स्ट्रीम गलत है। अभी आगे थोड़ा सा और देख लो, क्या पता कुछ और भी बात कही उसने। विच आई हैव लव्ड सो मच, विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मैंने बहुत पसंद किया है, एंड और साथ में उसने कुछ और पसंद किया है, ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, ठीक है। और साथ में उसको रिच एंड वास्ट प्लेन, बहुत जो है वास्ट जो प्लेन्स हैं, बड़े बड़े जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं, उसको वो भी पसंद आते हैं, ठीक है नहीं? तो तीन चीजें उसने कह दी, एक तो स्नो कवर्ड पीक्स, एक कह दिया वैलीज, और एक कह दिया उसने प्लेन्स। तीन चीजें हैं। तो साहब पहले वाले में तो दो ही हैं, एक बार देखना चौथे वाले में तीनों हैं क्या? चौथे वाले में क्या है? स्नोई पीक्स हैं साहब, डीप वैलीज हैं साहब, और रिच एंड वास्ट प्लेन्स हैं साहब। तीनों चीजें हैं तीसरे वाले में। ये इसलिए गलत हो गया और ये इसलिए क्या हो गया? सही हो गया। ये हमारा आंसर हुआ, पैसेज हमारा पूरा हुआ। आगे चलते हैं साहब, नेक्स्ट बता दो फिर से भाई। देखो ये जो है ना, ये पुराने ज़माने में जो है, थोड़ा सा पुराना हम पीछे जाएंगे तो मुझे लगता है ये चीज़ तुम्हें समझ में आएगी कि इस तरीके से ही पूछा जाता था। एक क्वेश्चन पोएम का आ गया, एक क्वेश्चन पैसेज का आ गया, तो ये थोड़ा आसान होता था और मज़ेदार भी था ये। ठीक है साहब, लो अब मुझे लगता है इससे बड़ा नहीं हो सकता ये, ठीक है। आ जाओ ज़रा। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसीडर टू बी ए साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। अच्छा साहब, इट इज़ रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बताओ भाई। देखो पहला क्वेश्चन, पहली बात तो मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन देखना। द वर्ड स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ क्या है साहब? स्ट्रेंथ नाउन है, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और कॉमन। देखो ऐसी चीज़ जिसको केवल महसूस कर सकते हो, चीज़ें जो केवल फेल्ट ओनली होती हैं, जो केवल महसूस करी जा सकती हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ है किसी काम को करने की, या तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रेंथ है किसी चीज़ को करने की, है ना, कुछ भी, स्ट्रेंथ जो है केवल महसूस करी जा सकती है। या स्ट्रेंथ तुम नाप लोगे, बोले ज़रा स्ट्रेंथ नापता हूँ, कितने किलो स्ट्रेंथ है तेरे अंदर, ये पॉसिबल है? स्ट्रेंथ नापी नहीं जा सकती, स्ट्रेंथ केवल फील की जा सकती है। एंड द थिंग्स वी ओनली फील और ऑल आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। सभी की सभी क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी, बताने की जरूरत नहीं हो सकती है, ठीक है। हिंदी में कहें तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, अगर तुम समझते हो, ठीक है। हिंदी में समझते होंगे तो और भी समझ में आ जाएगा कि भाई साहब भाववाचक संज्ञा की बात चल रही है, ठीक है। और बस, और क्या, मटेरियल पदार्थवाचक होता है, कलेक्टिव समूहवाचक होता है, और कॉमन कौन सा होता है साहब? कॉमन देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर बी फॉर बॉल हो गया। एक बार ये देखना, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज। एक व्यक्ति, वो कौन सा व्यक्ति जो रिवेंज नहीं लेता, जो बदला नहीं लेता, वो कैसा आदमी होगा? अब एक मिनट के लिए सोच लो। ऊपर वाला पैसेज तुमने ना भी पढ़ा, पैसेज आया है जो कोई बात समझा रहा है, कुछ समझा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो रिवेंज नहीं लेता, वो कैसा? एक मूर्ख आदमी होता है,
फो मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, ठीक है। फो मतलब किससे? दुश्मन से। फो मतलब किससे? दुश्मन से। वो दुश्मन है, एक कमजोर आदमी, एक स्ट्रांग आदमी। एक बार बताना, ये तीनों नेगेटिव नहीं है? कमजोर आदमी, दुश्मन होगा, फुलिश होगा। एक बात केवल पॉजिटिव लिखी है, केवल एक बात क्या लिखी है? पॉजिटिव लिखी है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड। हम एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शंस को। कई बार यू डोंट हैव टाइम टू सॉल्व द होल पैसेज, पूरे पैसेज को तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास नहीं है समय, तो क्या करोगे? यू हैव टू सी, यू हैव टू एटलीस्ट एक बात, बस एक बात तुम्हें ऑप्शंस देखने की जरूरत है। देन यू विल गेट टू नो कि भाई ऑप्शंस क्या क्या है। एक तुमने देखे 3 ऑप्शंस तुम्हारे नेगेटिव हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव है, मैं इसको आंसर लगा सकता हूँ। 99.99% इस बात की पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा ऑप्शंस ठीक जाएंगे, ठीक है। बाकी देख लो, अगर तुम्हें पढ़ना भी है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कहीं ना कहीं। इट इज़ ईजी टू अलाउ वन सेल्फ टू कैरीड अवे resentment and hate into an vengeance, but it takes a strong character to restrain those who natural possession. The man who forgives an injury proves himself to be superior to the man of who wrong him. Put the wrong shame, forgiveness may even turn mercy. ठीक है। It is easy to allow oneself to be carried away by resentment and hate into an act of vengeance, but it takes a strong character. देखो ये लाइन है, डायरेक्ट नहीं लिखा लेकिन लिखा है। कह रहा है कि इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। क्या? ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। किस किस बात का स्ट्रेंथ का साइन है? क्या कि इट इज ईजी टू अलाउ वन सेल्फ टू कैरीड अवे बाय रिसेंटमेंट, ठीक है। नहीं, कैरीड अवे मतलब बह जाना, एकदम साथ में मूवमेंट के साथ बह जाना। कह रहा बहुत आसान है, कभी तो कोई किसी से कुछ लड़ाई हो गई, कुछ मूवमेंट हो गया, ठीक है, नहीं तो तुम्हें लग रहा है कि उसके साथ बह जाना, तूने मुझे ऐसे कहा मैं तुझे ऐसे कर दूंगा, ये चीज़ हो जाना बहुत आसान है, वो ये कह रहा है, सब कर लेते हैं। एंड हेट, रिसेंटमेंट एंड हेट इनटू एन एक्ट ऑफ वेंजियंस। वेंजियंस मतलब प्रतिशोध, बदला। बहुत आसान है बदले की भावनाओं में बह जाना कि हाँ मैं तो बदला लूंगा, मैं तेरा सिर काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत आसान है। लेकिन बट इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर चाहिए टू रेस्ट्रेन दोज नेचुरल पोजेशन। रेस्ट्रेन मतलब इनको परहेज कर पाना, इनसे बच पाना। इनसे बच पाने के लिए जो नेचुरल जो है हमारे पैशंस होते हैं, जो हमारे अंदर नेचुरल पैशन है, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, आज तो देख लूंगा, इन बातों से बच पाना क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर चाहिए। नॉर्मल आदमी से नहीं हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग करेक्टर चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्ग करेक्टर चाहिए तो स्ट्रॉन्ग मैन मेरा आंसर हो गया, ए फॉर एप्पल। मीनिंग से निकाल लो चाहो तो। नेक्स्ट आ जाओ साहब, एक और पोएम है हमारे पास। नेक्स्ट देखो। थोड़ा टाइम है, चलो कर ख़त्म ही करते हैं इसको। मुझे लगता है 11, वैसे ख़त्म होगा नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अरे भाई साहब कुछ है तो कुछ है हमारे पास। 7 नंबर, चलो इसको पूरा करते हैं 7 नंबर को, उसके बाद चलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या करते हैं। भाई एक 25 और 26 नंबर, 2 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, बताओ भाई। समझा दूं? डायरेक्ट समझा ही दूं? मुझे लगता है तुमने पढ़ लिया होगा। वैसे पोएम पढ़ के तो बहुत जल्दी ऐसा होता नहीं है कुछ कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ मीनिंग निकाल पाओ इसका। हाँ, पढ़ा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल तो नहीं, ठीक है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ड्वेल्ट मतलब होता है घूमना फिरना। शी ड्वेल्ट अमंग, शी, ठीक है, तो जो शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। अनट्रोडन मतलब वो रास्ते जिन पर कोई नहीं गया है ना। ट्रोडन मतलब जिन पे तुम जा चुके हो। ट्रोडन वेज मतलब जहाँ पे लोग बाग गुजर रहे हैं, जहाँ से लोग बाग जा रहे हैं। अनट्रोडन मतलब वो रास्ते जिन पर कोई गया नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन? अनट्रोडन मतलब अनएक्सप्लोर्ड, जिन जिन रास्तों को एक्सप्लोर नहीं किया गया वो अनट्रोडन है। ट्रोडन मतलब आप कह सकते हैं जिनको एक्सप्लोर करा जा चुका, जिन पर लोग बाग जा चुके हैं, वो रास्ते ट्रोडन है। और जिनको ढूंढा नहीं गया, एक्सप्लोर नहीं करा गया, वो रास्ते अनट्रोडन है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट कह रहा है क्या? शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। शी जो है ड्वेल्ट अमंग, घूमती है, कहाँ घूम रही है साहब? वो अनट्रोडन वेज में, ऐसे रास्तों पे जो एक्सप्लोर नहीं किए गए। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव अ मेड whom there were none of the praise and very few of love, a violet by mossy stone half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky। तो आपसे पूछ रहा है कि साहब क्या बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ इन द सेकंड स्टैंजा। भाई 2 स्टैंजा हैं, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया साहब। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा जरा जो है, ठीक है, ऐसा भी हुआ क्या?
अरे वाह, पहली बार ही मैंने यूज़ करा है वैसे। कर तो मैंने फजीता ही दिया वैसे, मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, अभी वापस कैसे जाएगा? आ जाओ। चलो खैर, तो दो हैं, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। एक ऊपर का स्टैंजा, एक नीचे का स्टैंजा। तुमसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा नीचे वाला है साहब, ठीक है। सेकंड स्टैंजा मतलब नीचे वाला। अब इसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछी है यार, सारी बात छोड़ो, तुम्हें एक बात दिख पा रही है? अरे यार, लाइक और एज आता है तो क्या होता है? सिमिली होता है ना, फेयर एज स्टार। कितना फेयर? स्टार के जितना फेयर। तो आपने एज लगा दिया तो सिमिली और मेटाफर, मतलब सिमिली वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं, कंपैरिजन हो गया, एज लग गया तो हो गया पूरा। बस जय माता दी। नेक्स्ट देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं, इससे अगली क्लास में करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को मज़ा आया होगा। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो, लोगों को सजेस्ट करो, अपने साथ वाले टीचर्स को बता दो कि हाँ ठीक है, कुछ हमारे पास है पढ़ने लायक। अगर आपको लगता है इट इज़ वर्थ वॉचिंग तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगली वाली क्लास के लास्ट में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड एक जनरेट कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अब मुझे लगता है अब से जो है डेली क्लासेस आपको टेट के लिए मिल जाएंगी आने वाले टाइम तक। 8-10 क्लासेस का कंटेंट मैंने तैयार करा है, ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं लेकिन हाँ करा है, ठीक है। मिल जाएंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय एवरीवन।